कहानी स्टार्ट होती है और हम छोटी सी जादुई बच्ची मैंग मैंग को देखते हैं। कुछ टाइम पहले मैंग मैंग अपने फैमिली के साथ ट्रिप के लिए आई थी, लेकिन गलती से वो गुम हो जाती है और फिर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते चैंग पर्वत के नीचे आ जाती है। जैसे मास्टर उसे देखते हैं, वो अपने साथ चैंग पर्वत पर उसे लेकर चले जाते हैं। पिछले 3 सालों से मास्टर मैंग मैंग का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंग मैंग की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसने मास्टर के सारे मुर्गे भी खा लिए हैं, तब वो उससे बचने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बाद वो मैंग मैंग से कहते हैं कि मैंग मैंग बेटा, अब समय आ गया है कि तुम पर्वत से नीचे जाकर अपने फैमिली को ढूंढो, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे फैमिली का पता अपने ऊर्जा से लगा लिया है और मैं तुम्हें एक मैप दूंगा जिसके सहारे तुम अपने फैमिली तक जा सकती हो। ये सुनकर तो मैंग मैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जादू करते ही वहाँ से गायब हो जाती है। मैंग मैंग के जाने के बाद मास्टर मैंग मैंग के बारे में ही सोचते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे ये बच्ची कितनी ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन अब मुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे अपनी सारी कला और बहुत ही तरह के जादू भी सिखा दिए हैं, इसलिए वो बाहरी दुनिया में जाकर अपने आप को सेफ रख सकती है। ऐसा सोचते हुए वो निश्चिंत हो जाते हैं और लास्ट बजे हुए एक मुर्गे को वो खुद ही खा जाते हैं। अब आगे हम मैंग मैंग को देखते हैं, जो कि जादुई मैप से अपने फैमिली को ढूंढ रही होती है, लेकिन रात हो जाती है, इसलिए वो बार बार एक ही जगह पे घूम घूम कर आ रही होती है। इस वजह से वो थक जाती है। तब यहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं जो कि मैंग मैंग को देख लेते हैं और वो उसे बहला फुसलाकर उसे किडनैप करने की कोशिश करने लगते हैं। छोटी सी मैंग मैंग, जो कि इस दुनिया से अनजान होती है, वो मासूमियत में आकर इनके बातों पे बिलीव कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्मार्ट भी होती है, इसलिए वो दोनों पर्सन से कहती है कि अगर तुम दोनों झूठ बोलकर मेरे डैड के पास मुझे नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम दोनों को कुत्ते में बदल दूंगी। ये सुनकर तो वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो मैंग मैंग से पिंकी प्रॉमिस करने के साथ उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो मैंग मैंग को एक घर के पास लेकर जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद उसे बाहर से बंद कर देते हैं। अंदर मैंग मैंग जब देखती है तब वो देखती है कि उसके साथ तो यहाँ पे और भी काफी सारे बच्चे हैं। ये देखकर उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है सारे सिचुएशन को समझने में। फिर वो मैसेज करती है और उस घर से बाहर आ जाती है। जैसे वो दोनों उसे घर से बाहर देखते हैं, वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। मैंग मैंग उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि मेरे डैड के पास मुझे पहुंचा दो, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, इसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। अब ये सुनकर तो ये दोनों में से एक पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उसे कहता है कि तुम काफी देर से डैडी डैडी कर रही हो, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे भेज देता हूँ जहाँ पे तुम अपने डैडी से आसानी से मिल लोगी। इतना कहने के बाद वो उसे शूट कर देता है, लेकिन इस गुच्चू को क्या ही पता होता है कि मैंग मैंग एक जादुई लड़की है जो इसके गन से निकले हुए गोली को भी आसानी से हवा में रोक सकती है। वो बड़ी आसानी से इस गोली से बच जाती है और इनके तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगती है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके तरफ लगातार कई सारी गोलियां चला देता है। इन सारी गोलियों को आसानी से मैंग मैंग रोक देती है और फिर वो उन दोनों से कहती है कि तुमने इतने बच्चों को किडनैप किया है, साथ ही तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलनी चाहिए। इतने कहने के बाद वो मैजिक करती है और दोनों को एक एक करके डॉग्स में बदल देती है और उसके बाद वो उन सभी बच्चों को लेकर वहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। इधर उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में पहले से आकर पुलिस वालों के सामने रो रहे होते हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। पुलिस भी उनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है मैंग मैंग की, जो कि सभी बच्चों को लेकर वहाँ पे आ रही होती है। सभी जब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं। इसके बाद जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, तब सभी बच्चे अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस लड़की ने हमारी जान बचाई है। ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मैंग मैंग की तरफ देखने लगते हैं कि एक छोटी सी बच्ची इतने सारे बच्चों को कैसे बचा सकती है। तभी यहाँ पे वो दोनों किडनैपर्स भी आ जाते हैं, जो कि काफी बुरे हालत में होते हैं और वो खुद ब खुद यहाँ पे आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले उन दोनों को अंदर कर देते हैं। सबके चले जाने के बाद पुलिस वाले मैंग मैंग से बात करते हैं और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब मैंग मैंग अपने फादर का नाम बता देती है और बताती है कि मैं क्वीन कॉर्पोरेशन के सीईओ की बेटी हूँ। ये सुनकर तो सभी पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी थी और उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि क्वीन ग्रुप की सीईओ की कोई बेटी है, इसलिए वो पहले उन्हीं से बात करते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन ग्रुप के सभी पर्सन को देखते हैं। यहाँ पे मैंग मैंग के फादर, उसके अंकल, उसकी आंटी और उसके ग्रैंडपा भी होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की हालत इसमें बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे फ्रैंक से कहते हैं कि मैंने बहुत समय तक अपनी पोती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं अपने आखिरी समय में उसे एक लास्ट बार देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी सच्चाई पता है कि अब मैं अपनी पोती से नहीं मिल सकता हूँ। तभी मैंग के पास किसी का कॉल आता है और वो फटाक से अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पे वो मैंग मैंग से मिलते हैं। जैसे ही मैंग मैनमैन को देखती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बच्ची झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास प्लान होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इस बच्ची
का यूज करेंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करा लेंगे। मैंग मैंग को सिखाते हैं कि तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या बोलना होगा। ये सुनकर मैंग मैंग साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूं। इधर ग्रैंडपा को हम देखते हैं, वो फैंग से कहते हैं कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें और सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर देकर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने लगते हैं, लेकिन जैसे वो ऐसा करते हैं मैंग यहाँ पे मैन को लेकर चली आती है और कहती है कि देखो पापा, मैंने आपकी प्यारी सी पोती को ढूंढ लिया है। जैसे ग्रैंडपा उसे देखते हैं, बिना वो एक सेकंड गवाए मैंग को पहचान लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। लेकिन फैंग अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता है, लेकिन मैंग उसे गले लगा लेती है और कहती है कि पापा, मैंने इन 3 सालों में आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। मैं हमेशा ही चैंग पर्वत पे आपको मिस किया करती थी। ये सुनकर सू और मैंग सबको सफाई देने लगते हैं कि मैंग को ज्यादा कुछ याद नहीं है कि वो पर्वत पे नहीं बल्कि पास वाले शहर में थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैंग कहाँ पे गुम हुई थी। बस उसके मॉम और उसके ग्रैंडपा को पता था, जो कि ये बात यहाँ पे ये रख देते हैं। और सू और मैंग को ये देखकर ऐसा लगता है कि शायद इनकी प्लानिंग अब काम कर रही है, लेकिन अभी भी फैंग अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ कि ये मेरी बेटी है। अब मैंग अपने डैड के कुछ आदतों के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर फैंग को थोड़ा थोड़ा बिलीव होता है कि शायद ये इसकी बेटी हो सकती है। लेकिन तभी फैंग के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस बच्ची को यहाँ पे सू और मैंग ने लाए हैं और कुछ टाइम पहले तक ये लड़की किडनैप थी। इस बात से फैंग को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों मिलकर यहाँ पे प्लान बना रहे थे कि सारी चीजें इसे मिल जाए और इसलिए इस बच्ची को यहाँ पे लाए हैं, जो कि ये सुनकर तो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उन दोनों पे काफी ज्यादा चीखने लगते हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर फैंग अपने असिस्टेंट को भेजता है डॉक्टर को बुलाने के लिए और इधर सू और मैंग आपस में बात करने लगते हैं कि डैड के मरने के बाद उन्हें क्या क्या मिलेगा, जो कि ये सुनकर मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों को फ्रीज कर देती है। लेकिन ये दोनों इससे भी बाज नहीं आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि वो क्या क्या करेंगे। इस बात से मैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके मुंह को भी फ्रीज कर देती है। ये सारी चीजें फैंग देख रहा होता है और उसे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर वो मैंग से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मैंग कहती है कि मुझे दादाजी को बचाना है, इसलिए मुझे उन्हें बचाने दीजिए। इसके बाद वो अपने साथ लाए घड़े को ओपन करती है, जिसके अंदर मैजिकल वाटर होता है और वो उसे ग्रैंडपा को पिला देती है। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और सभी को बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोग पागल हो गए हो, इसमें इनकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है और आप लोग ऐसे ही इन्हें कुछ भी नहीं पिला सकते हो। मैंग उनसे बहस करने लगती है और कहती है कि मैं अपने ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बात से डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन मैंग उन्हें ऐसा करने नहीं देती है और फिर वो ग्रैंडपा को देखती है अपने मैजिक आइज का यूज करके। तब उससे पता चलता है कि इन्हें काली हवाओं ने घेर रखा है और सही समय पर अगर इनका इलाज नहीं होगा तो ये जल्द ही मर जाएंगे। इसलिए मैंग अपने मैजिक का यूज करके फिर से सभी डॉक्टर को फ्रीज कर देती है और जब उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब अपने डैड को भी फ्रीज कर देती है और फिर वो उस जादुई पानी को अपने ग्रैंडपा को पिलाने लगती है जितना उन्हें जरूरत होता है। और फिर वो ग्रैंडपा को मैजिकल वाटर पिलाने के बाद सारे लोगों को अनफ्रीज कर देती है। जैसे ही सारे लोग अनफ्रीज होते हैं मैंग पे वो टूट पड़ते हैं और उसे काफी सारी बातें सुनाने लगते हैं। मैंग पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, लगता है कि तुम हमारे डैड को जान से मारना चाहती हो, तुमने उन्हें कौन सा जहर दिया है, जल्दी मुझे बताओ। मैंग उन्हें समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि ग्रैंडपा अब ठीक है, 2 घंटे के बाद उन्हें होश भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता है जो इस पे विश्वास करे। इनफैक्ट फैंग भी मैंग पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे ही काफी सारे बच्चे इसकी फैमिली में आ चुके थे जो अपने आप को मैंग कह रहे थे। इसलिए फैंग इस बार चाहकर भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी सू गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से धक्के मारकर इस बच्ची को बाहर फेंक दो। गुस्से में मैंग उन गार्ड्स के पैरों पर मारती है और फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बाहर आने के बाद वो डैड पे अपने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे पागल डैड ने मुझे पहचाना भी नहीं, अब जब तक वो सामने से खुद आकर मुझे घर ले जाने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे इस तरीके से नाराज होकर जाते हुए फैंग देख रहा होता है और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम उस पर नजर रखना। मैंग वहाँ से चली आती है और काफी दूर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है और उसे भूख भी लगा होता है। फिर वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे वो लोगों को डिजिटल पेमेंट करते हुए देखती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो खाने के लिए अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो जाने के बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारी चीजें खाने को मंगाती है और सभी चीजों को वो पलक झपकते ही खा भी जाती है। खाना खाने के बाद जब मैंग बाहर आती है और उसे पैसे मांगा जाता है तब वो स्कैनर के पास अपने फेस को स्कैन करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर तो वो पर्सन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो, जल्दी से पेमेंट करो, तुमने इतना सारा खाना खाया है। मैंग फिर से अपने फेस को स्कैन करती है और कहती है कि मैंने पेमेंट कर दिया। ये देखकर वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब तुम यहाँ पे खाना खाने के लिए आई ही क्यों। अब वो पर्सन मैंग को काफी ज्यादा डांट लगा रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर अंदर से शेफ बाहर
बाहर आता है और जब उसे भी पता चलता है कि मैंग मैंग ने बिना पैसे दिए इतने सारा खाना खा लिया, तब वो भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुमने इतना सारा खाना खाया है, इसके बदले में तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसे किचन में लेकर चला जाता है, जहाँ पे वो उसे काम करने के लिए देता है। अब मैंग मैंग तो खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी, इसलिए वो पलक झपकते हुए कुछ डिश बनाती है और बनाने के बाद उसे टेस्ट करने के लिए देती है। जब ये लोग उसे टेस्ट करते हैं तब उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैंग मैंग के हाथ से बने हुए खाने को खाकर वो उसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे वहीं पे काम करने के लिए रख लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम चाहो यहाँ पे खाना खा सकती हो और यहाँ पे काम भी कर सकती हो। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिस कढ़ाई में मैंग मैंग खाना बना रही थी वो तो टूट गई, इसलिए वो उसे दूसरा काम दे देते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मैंग मैंग बड़े मजे से अपना काम कर रही होती है और वो लोगों को खाना सर्व कर रही होती है, जहाँ पे वो अपने मैजिक का भी यूज कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से मैंग मैंग एक फीमेल कस्टमर से टकरा जाती है और खाना उसके ड्रेस पे गिर जाता है, जिस वजह से वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और मैंग मैंग को कई सारी बातें सुनाने लगती है। ये देखकर मैंग मैंग उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि ये मेरी गलती है, इसलिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती हैं और साथ ही किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही होती है और जो सामने वाली लड़की होती है वो तो उस कंपनी की सेक्रेटरी होती है और जिसका नाम लुई होता है। इसलिए वो अपने पैसों का रोब दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी ये जो ड्रेस तुमने गंदी की है वो कितनी ज्यादा कीमती है। मेरी ड्रेस 1 मिलियन की है और तुम इतनी सी माफी मांगने के बाद ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे सामने झुको और फिर मुझसे माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनकर मैंग मैंग साफ उनसे कह देती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली हूँ, चाहे कुछ भी कर लो। जिस बात से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोर्सफुली मैंग मैंग से माफी मंगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मैंग मैंग भी स्ट्रांग होती है, जो उनके हाथ नहीं आती है और कहती है कि क्या तुम सब चाहते हो कि मैं सच में तुम सबके सामने झुककर माफी मांगूं? तो ठीक है, चलो मैं तुम सबसे माफी मांग ही लेती हूँ। दूसरी साइड हम फैंग को देखते हैं, जो कि वो भी उस रेस्टोरेंट में आता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके सेक्रेटरी ने उसे बताया था कि उसकी डैड पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और जब डॉक्टर ने भी उसकी जांच की थी तब उन्होंने कहा था कि जो उस बच्ची ने ग्रैंडपा को पिलाया था वो काफी ज्यादा यूनिक अमृत था और जिसे पीने के बाद तो लोग मरने के बाद भी जीवित हो जाते हैं और इस तरीके से देखा जाए तो उस बच्ची ने ही ग्रैंडपा की जान बचाई थी। जो ये बात सुनकर फैंग को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि मैंग मैंग ही उसकी बेटी है और तभी वो उसे मिलने के लिए जाता है। रेस्टोरेंट के पास पहुंचने के बाद उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि यहीं पे मैंग मैंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। गलती से मैंग मैंग ने सेक्रेटरी लू की ड्रेस खराब कर दी थी, जिस वजह से वो मिलकर उसे माफी मंगा रहे हैं। ये सुनकर वो अंदर जाता है और कहता है कि कौन है जो मेरी बेटी को माफी मंगाने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन जैसे वो एंटर होता है वो देखता है कि यहाँ पे तो मैंग मैंग ही उन तीनों को घुटने पर लाकर मजबूर कर चुकी है और वो भी अपनी मैजिक का यूज करके। ये देखकर जैसे वो अपने डैड को देखती है वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे पास जरूर आओगे। ये दोनों लड़कियां ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें तो यही नहीं पता था कि इनके बॉस मैरिड हैं और ये सामने से बच्ची अब ये देखकर समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये बच्ची सच बोल रही है या फिर नहीं। और बिना सभी बातें जाने फैंग के सामने वो और मैंग मैंग की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, ये जानबूझकर हमें माफी मंगाने पे मजबूर कर रही थी। मैंने तो इसे बस इतना कहा था कि तुम मेरे ड्रेस गंदा कर दी हो, इसलिए तुम मुझसे माफी मांग लो। लेकिन ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। अब फैंग अपनी बेटी पे और भी ज्यादा शक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे ही पूछता है कि सारी बातें क्या है। मैंग में भी सारी बातें बता देती है। ये सुनकर फैंग उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांट लगाने के बाद अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पे जब मैंग मैंग अपने डैड की इतनी एक्सपेंसिव कार देखती है तब वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और चारों तरफ से उस कार को देखने लगती है। लेकिन फिर वो शांति से खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड, आपने पहले मुझ पर विश्वास नहीं किया था और मुझे झूठी लड़की समझा था, इसलिए मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर डैड उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये देखकर मैंग मैंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने डैड को माफ कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके डैड के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी घूम रही होती है, जिसका साफ साफ ये मतलब होता है कि उसके डैड खतरे में है। ये देखकर वो अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि डैड चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में असिस्टेंट के पास कॉल आता है और फैंग को पता चलता है कि जो उसने लास्ट वीक सीक्रेटली ईस्ट लैंड को खरीदने के लिए जो उसने टेंडर डाला था वो टेंडर वो हार चुका है और किसी ने उसके अमाउंट से सिर्फ 1 युआन अधिक डालकर उस टेंडर को जीत लिया है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जल्दी से मैंग मैंग को घर पे छोड़ो, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है, मुझे पता करना है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई हैं। ये देखकर मैंग मैंग घर ना जाकर अपने डैड के साथ ऑफिस जाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड किसी खतरे में है और इसलिए वो अपने डैड के साथ ऑफिस में जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है उसका सामना सेक्रेटरी लू से हो जाता है और लू इसे देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाता।
तभी यहाँ पे फैंग भी हंसाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को यहाँ से बाहर निकालने की। सभी लोग अपने बॉस को अचानक से इस तरीके से ऑफिस में आते हुए देखकर घबरा जाते हैं। फैंग अंदर आ जाता है और कहता है कि सभी लोग अपना काम कुछ समय तक बंद कर दें और मेरी बातें सुने। कुछ टाइम पहले मैंने सीक्रेटली एक टेंडर डाला था ईस्ट लैंड के लिए, लेकिन मुझे पता चला है कि मैं वो टेंडर हार चुका हूँ। और ताजुब की बात यह है कि जो पर्सन उस टेंडर को जीता है उसने मुझसे सिर्फ 1 ही युआन अधिक डाला है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि किसी ने मेरी कंपनी के साथ धोखा किया है और मेरे अमाउंट को उस पर्सन के साथ शेयर किया है। मुझे पता लगाना है कि आखिर वो पर्सन कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसने ये गलती की है वो खुद मेरे सामने आ जाए। इस तरीके से मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं उस पर्सन को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सभी एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं और कुछ एम्प्लॉय अपने बॉस से कहते हैं कि बॉस, ये तो आपका सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसके बारे में हमें अभी पता चला, लेकिन हम आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं जब हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से कुछ पता ही नहीं था। बॉस कहते हैं कि तुम में से ज्यादा पर्सन को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, मुझे ये बात पता है, लेकिन जिस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया उसे मेरे बारे में सारी बातें पता है, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है कि बॉस, जिस लॉकर में मैंने लैंड वाले टेंडर के पेपर रखे थे वहाँ से मुझे ये बटन मिला है। शायद ये बटन उस पर्सन का हो सकता है जिसने आपके साथ गद्दारी की थी। ये देखकर बॉस अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सभी को चेक करो। असिस्टेंट आगे बढ़ता है और सभी को चेक करने लगता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिसे मैंग मैंग नोटिस कर रही होती है। इसलिए वो अपने डैड की हेल्प करने के लिए अपने पास से एक येलो कलर का ताबीज निकालती है और कहती है कि डैड, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसमें जिस चीज को आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्प बड़ी आसानी से कर सकती है। ये आपको साफ साफ बता सकती है कि आखिर ये बटन किसका है। ये सुनकर तो किसी को भी मैंग मैंग पे बिलीव नहीं होता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद ये मैंग मैंग का बचपना है, लेकिन तभी मैंग मैंग उस पेपर पे मैसेज करती है और वो पेपर एक पपी में बदल जाता है और उसके बाद वो घूम घूम कर उस पर्सन को ढूंढने लगता है। कुछ देर के अंदर वो पपी आसानी से उस पर्सन को ढूंढ भी लेता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी लू होती है। फैंग का असिस्टेंट सामने से जाकर सेक्रेटरी लू को चेक करता है, तब वो देखता है कि टूटा हुआ बटन उसी की ड्रेस का है, लेकिन सेक्रेटरी लू इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि माना कि मैं उस जगह पे गई थी, लेकिन मैं ऑफिस के किसी काम की वजह से गई थी, मैंने आपको धोखा देने की कोई भी कोशिश नहीं की है। अरे सर, बट मैं इस ऑफिस में पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ और सभी ने मेरे काम करने का तरीका और मैं जिस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ी हूँ सभी ने वो नोटिस किया है। इस तरीके से कोई भी मुझे इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकता है कि मैंने यहाँ पे किसी प्रकार की चोरी की है। जो कि ये सुनकर कुछ एम्प्लॉय सेक्रेटरी लू की तरफ से बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सेक्रेटरी लू ने ऐसा नहीं किया हो। और अगर वो लोग सेक्रेटरी लू की तरफ से बात करते हैं और बाई चांस वो इस ऑफिस में काम करने के लिए रुक जाती है तो इनसे उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, इसलिए वो सेक्रेटरी लू को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर मैंग मैंग अपने डैड को अपनी तरफ करती है और कुछ मैजिक करती है, जिसकी वजह से ये सभी के मन की बातों को आसानी से सुनने लगते हैं। और तभी फैंग सेक्रेटरी लू के मन में चल रहे सभी बातों को आसानी से सुनने लगते हैं। सेक्रेटरी लू अपने मन में कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ से बच जाती हूँ तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मैंने उस टेंडर को बड़ी आसानी से चुरा लिया था और ये छोटी सी बच्ची अपने पपी का यूज करके भी मुझे क्या कर सकती है। मैं बड़ी ही आसानी से यहाँ से बच जाऊंगी और उसके बाद मैं उस कंपनी में जाकर काम करूंगी जिसकी मैंने हेल्प की थी। ये सुनकर तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके सारे मन की बातों को वो बाहर रख देता है और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के साथ इतना बड़ा गलत काम किया। मैं आज तुम्हें यहाँ से अपनी कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ और मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में तुम्हें काम कौन देता है। इतना कहने के बाद वो कुछ गार्ड्स को बुलाता है और इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। फिर फैंग अपने असिस्टेंट और मैंग मैंग के साथ घर पे जाने लगता है, जहाँ पे वो लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। तब मैंग मैंग उसे कहते हैं कि डैड, क्या आपको अब मेरी बातों पे बिलीव होता है? ये देखकर फैंग उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा होता है। तभी मैंग मैंग को वो ब्लैक कलर की एनर्जी अपने डैड के चारों तरफ दिखाई देती है और जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, इसलिए वो कहती है कि क्या अब हम घर चलें? फैंग भी मान जाता है और उसके बाद वो मैंग मैंग के साथ घर पे जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एसिड की बोतल लिए सेक्रेटरी लू उनके तरफ भागती हुई आती है और जैसे वो फैंग के ऊपर एसिड फेंकने वाली होती है, मैंग मैंग समय को रोक देती है और उसके बाद वो अपने डैड को वहाँ से साइड करती है, खुद भी साइड हो जाती है और फिर वो समय को चलाना स्टार्ट कर देती है। एसिड जमीन पे गिर जाता है, जिस वजह से जहाँ पे एसिड गिरा होता है वो जलने लगता है। ये देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेक्रेटरी लू से कहता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से पुलिस को यहाँ पे बुलाओ। ये सुनते ही सेक्रेटरी लू वहाँ से भागने लगती है और तभी अचानक से मैंग मैंग जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर वो अपने बच्ची के पास जाता है। तब असिस्टेंट कहता है कि क्या मुझे उस लड़की को पकड़ना चाहिए? कहता है कि मैं तो उसे बाद में देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है। इतना कहने के बाद वो अपने बेटी को लेकर घर पे चला जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। लेकिन एक्चुअली में इसने बहुत ही ज्यादा मैजिक का यूज कर लिया था अपने डैड को बचाने के लिए, इस वजह से वो कमजोर हो गई थी। और इस समय ग्रैंडपा और फैंग
फैंग मैंग की काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर ये कब तक ठीक होगी। डॉक्टर बताता है कि बस इसे अच्छी नींद लेनी है और ये ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम तक मैंग आराम करती है और फिर वो जग जाती है। जैसे वो जगती है वो अपने ग्रैंडपा को देखती है। वो देखती है कि चारों तरफ नीले और काले रंग का एनर्जी है जिसने उसके ग्रैंडपा को चारों तरफ से घेर रखा है। इस बात से मैंग को पता चल जाता है कि कोई ग्रैंडपा को धीरे धीरे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो कमरे के चारों तरफ देखती है। वो देखती है कि चारों तरफ ये धुआं फैला हुआ है। फिर वो अपने जादुई मैप का यूज करती है कि ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है। जादुई मैप उसे बता देता है और वो दिशा फॉलो करते करते अपने ग्रैंडपा के कमरे में चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे ऐसी काफी नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। ये देखकर वो देखती है कि ये सारी चीजें वो पास रखे एक पत्थर के ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये देखकर वो कहती है कि आखिर इस पत्थर को यहाँ पे किसने लाया है। फैंग कहता है कि बेटा तुम इस तरीके से भाग क्यों रही हो, तुम अभी जगी हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि उसे तो मेरे छोटे बेटे ने और इसकी वाइफ ने मेरे पिछले बर्थडे पे दिया था और तब से वो तो वहीं पे है। सबको ऐसा लगता है कि शायद मैंग को ये पत्थर पसंद आ गया है, इसलिए वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही है। तभी फैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये पत्थर पसंद है तो तुम इस पत्थर को रख सकती हो। लेकिन मैंग उस पत्थर को लेने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उस पत्थर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकल रही है जो कि क्वीन फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आई है, और अगर आप उसे इसी तरीके से रखते हो तो धीरे धीरे ये परिवार खत्म हो जाएगा। उनकर फैंग को विश्वास नहीं होता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, इसे मेरे छोटे भाई ने यहाँ पे लाया था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये सुनकर मैंग कहती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं भविष्य देख सकती हूँ या फिर आने वाली मुसीबतों को मैं देख सकती हूँ तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे। ये सुनकर फैंग को कुछ समय पहले हुई सभी घटनाएं याद आती हैं, क्योंकि उसने एसिड अटैक को भी महसूस किया था, इसलिए वो अपनी बेटी पे भरोसा करता है। क्या तुम सच कह रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मैं सच कर रही हूँ, ये पत्थर पूरी तरह के नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है जो धीरे धीरे क्वीन फैमिली को खत्म कर रहा है, और शायद इसी वजह से ग्रैंडपा पिछले 1 सालों से बीमारियों से उलझ रहे हैं। सुनकर तो इन लोगों को भी कुछ डाउट होता है। इसके बाद मैंग अपने मैजिक का यूज करती है और वो उस पत्थर को तोड़ देती है। जैसे वो ऐसा करती है जैसे वो टूटे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने इसे करोड़ों पैसे देकर खरीदा हुआ था। सू को तो मैंग पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे काफी सारी बातें सुनाता है। फिर वो उसे घर से बाहर निकालने की भी कोशिश करने लगता है। ये देखकर फैंग कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे सामने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाए, जरा हाथ भी तो लगा के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये देखकर सू और मैंग कहते हैं कि आखिर तुम इस लड़की पे विश्वास कैसे कर सकते हो, हमने भी पहले इस लड़की पे विश्वास किया था, लेकिन ये लड़की तो धोखेबाज है। देखा नहीं पहले किस तरीके से इसने हमारे डैड को जहर देने की कोशिश की थी और इसने अब हमारे इतने बड़े कीमती से खजाने को तोड़ दिया। फैंग कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंग ने ग्रैंडपा को क्या पिलाया था। उसने शीश कमल से बने हुए पानी को पिलाया था जो कि एक अमृत की तरह होती है और बहुत ही अच्छा काम भी करती है। इसलिए तुम सब अब इसके साथ और भी ज्यादा इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे परिवार की एक हिस्सा है। ये सुनकर तो इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये दोनों इसे काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि हम इस बच्ची को परिवार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बच्ची झूठी है। ये सुनकर मैंग उनके सामने उनकी ही बात रख देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे ग्रैंडपा और मेरे डैड को मारने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, इसलिए तुम हमेशा ही ऐसी चीजें इनके आसपास रखते हो जिसके अंदर से नेगेटिव पावर आए, जिसकी वजह से इन्हें हानि पहुंचे। इस बात से तो ये लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, इस पत्थर के अंदर ऐसा कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। और फिर वो अपने मन में कहने लगते हैं कि अगर इसके अंदर नेगेटिव पावर भी है तो तुम इस बात को साबित भी कैसे कर सकती हो, देखना इस बार मैं तुम्हें किस तरीके से धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता हूँ। जो कि मैंग तो इनकी सभी बातें सुन लेती है और कहती है कि मेरे पास सबूत है। इतना कहने के बाद वो टूटे हुए पत्थर को लेकर घर से बाहर गार्डन में आती है, जहाँ पे आने के बाद वो एक पॉट के पास थोड़ी देर वेट करो और फिर इसकी नेगेटिव एनर्जी देखो। कुछ देर तक ये सभी वेट करते हैं और देखते ही देखते अपने पॉट में रखा हुआ खूबसूरत सा फूल का पौधा देखते ही देखते मुरझा जाता है, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इस पत्थर के अंदर नेगेटिव पावर थी। अब ये देखकर तो ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को काफी सारी बातें सुनाते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो दोनों जाने वाले होते हैं वो उन्हें रखते हैं और कहते हैं कि कल तुम दोनों मुझसे लास्ट टाइम मिलोगे, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें अपने बच्चे के नाम करने वाला हूँ। मैं सारे के सारे शेयर्स मैन के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर तो उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैंग अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा ये शेयर्स क्या होते हैं। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी खेलने की चीज होती है, चलो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग अपने डैड के साथ उस जगह पे जा रही होती है जिसके बारे में इसके ग्रैंडपा ने इससे बात की थी, लेकिन रास्ते में उसके डैड के पास किसी का कॉल आता है, इसलिए मैंग को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। जैसे वो अंदर जाती है उसका सामना एक लड़की से होता है जिसका नाम शैन होता है और जो कि मैंग के डैड के ऑफिस में काम करती थी और वो हमेशा से ही उसके डैड से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो मैंग से अच्छी तरीके से बिहेव करती है और उसे बात निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन मैंग भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है, उसकी सारी बातें समझ जाती है और कहती है कि
तुम ट्राई करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे डैड कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने कभी मेरी मॉम को देखा है? मेरी मॉम इतनी ज्यादा सुंदर थी और तभी मेरे डैड ने उन्हें हाँ कहा था, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर तो सैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम चैरिटी एग्जीबिशन को देखते हैं। यहाँ पे चैरिटी एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग पत्थर को चूज करने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर पत्थर नंबर 9 पे होती है। ये जो पत्थर होता है उसमें से ग्रीन कलर की, जिसके अंदर से कुछ ग्रीन कलर का लाइट बाहर आ रहा होता है और ये देखकर कुछ लोग इस पत्थर के पीछे ही पड़ जाते हैं, जिनमें से एक सैन भी होती है और वो भी पत्थर नंबर 9 को लेने में लग जाती है। फैंग भी उस पत्थर को लेना चाहता था, लेकिन मैंग मैंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि डैड, आप ये सारी चीज चूज करने में बहुत ही ज्यादा बेकार हो, इसलिए आपके लिए मुझे पत्थर चूज करने दो। इतना कहने के बाद वो अपने डैड के लिए पत्थर चूज करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो अपने डैड के लिए पत्थर नंबर 6 को फाइनल करती है, जो कि बाकी पत्थरों से कुछ बड़ा भी होता है। देखकर तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें पत्थर को पहचान करना भी आता है? इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ पे आकर क्या कर रही हो? तुम्हें वहाँ पे बैठकर ये सारी चीजें आराम से देखनी चाहिए, ना कर यहाँ पर आकर पत्थर चूज करना चाहिए। तुम्हें इन पत्थर के बारे में पता भी क्या है जो तुम यहाँ पर आकर ऐसे पत्थर चूज कर रही हो? इस बात को लेकर सैन और इसके बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगता है। ये देखकर मैंग मैंग उसे, चलो हम दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो जाती है, हम दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग एक पत्थर को चूज करेंगे और जिसका भी पत्थर ज्यादा एक्सपेंसिव निकलेगा वो दूसरे पर्सन की बातें मानेगा। और मेरा तुमसे ये कहना है कि अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो तुम्हें मेरे डैड का पीछा छोड़ देना है, और अगर तुम जीतती हो तो मैं अपना पत्थर भी तुम्हें दे दूंगी, साथ ही मैं अपने डैड से तुम्हारी शादी भी करा दूंगी, जिसके लिए तुम काफी देर से मेहनत कर रही हो। ये सुनकर सैन कंपटीशन करने के लिए मान जाती है और वो अपने अकॉर्डिंग पत्थर नंबर 9 को फाइनल करती है और उस पत्थर को काटा जाता है। जैसे उस पत्थर को काटा जाता है, पत्थर अंदर से पूरी तरीके से ग्रीन होता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है। सभी को ऐसा लगता है कि सैन ने तो बाजी मार ली, लेकिन जैसे ही मैंग मैंग अपने पत्थर को आगे करती है और इसके पत्थर को कट किया जाता है, इसका पत्थर तो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये अंदर से नीले कलर का होता है। सभी लोग तो उस पत्थर को पाने के लिए उसकी दुगनी तेजी बोली लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हम इसकी 10 गुनी 20 गुनी दाम देंगे। क्या तुम मैंग मैंग हमसे ये बेचना चाहती हो? लेकिन मैंग मैंग उस पत्थर को बेचने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने इसे अपने डैड के लिए चूज किया है, इसलिए मैं इसे अपने डैड को ही दूंगी। जो ये सुनकर सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात आती है सैन की। सैन ये कंपटीशन हार गई थी, इसलिए मैंग मैंग उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अब मेरे डैड से शादी नहीं करनी है? जिस बात से सैन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, तब मैंग मैंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि अपना पत्थर तो लेकर जाओ। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ टाइम तक ये सारी चीजें चलती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं और फिर यहाँ पे उस पर्सन को बुलाया जाता है जिसने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की थी, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैंग मैंग के ग्रैंडपा होते हैं। वो यहाँ पे आते हैं और सभी को इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स कहते हैं। साथ ही वो अपने पोती के बारे में सबको बताते हैं और कहते हैं कि काफी समय बाद ढूंढने के बाद मुझे मेरी पोती मिल गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और साथ ही आज मेरी बच्ची यहाँ की सबसे बड़ी विनर बनी है। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं इस खुशी के मौके पर एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारे शेयर्स में अपनी पोती के नाम ट्रांसफर करने वाला हूँ। जो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैंग मैंग तो भागते हुए जाकर अपने ग्रैंडपा को गले से लगा लेती है। कुछ टाइम के बाद ग्रैंडपा पेपर्स वहीं पे ला लेते हैं और यहीं पे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मैंग मैंग से साइन करा लेते हैं। इधर जब ये सारी चीजें सू और मैंग को पता चलता है, तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सारी चीजें हासिल करने के लिए कितना ज्यादा कोशिश किया, लेकिन फिर भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हम फिर भी इतनी आसानी से सारी चीजें ठीक नहीं होने देंगे। इतना सोचते हुए वो दूसरा प्लान बनाते हैं और फिर से वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो डायरेक्ट उनसे लड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि आप ये सारी चीजें मैंग मैंग को कैसे दे सकते हो? आपको पता भी है कि कितनी छोटी है, कि ये सारी चीजें संभाल सकती है? ग्रैंडपा कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा समझदार है कि तुम इसके बाल के समझदारी के बराबर भी नहीं हो, इसलिए इस तरीके से जबान चलाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम दोनों से कई गुना समझदार है, इसलिए मैंने सारी चीजें इसके नाम कर दी है। ये सुनकर सू ड्रामा करने लगता है और कहता है कि पिताजी, मैंने आपके साथ हमेशा अच्छा किया, मैं हमेशा चाहता था कि इस परिवार के साथ अच्छा हो, और इसलिए मैंने आपकी असली पोती को ढूंढने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी थी, और फाइनली मैंने आपकी पोती को ढूंढ भी लिया। लेकिन आप इस बहरूपिये के साथ इतने ज्यादा खुश हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे यहाँ पे लाऊं भी या फिर नहीं। ये सुनकर मैंग कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? वो हमारी फैमिली की एक सदस्य है, इसलिए उसे हमारे फैमिली में होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो कुछ टाइम के बाद एक छोटी बच्ची को घर में लाती है और साथ ही वो एक DNA रिपोर्ट्स भी लाती है, इसे वो ग्रैंडपा को दे देती है और कहती है कि यही आपकी असली पोती है। अगर विश्वास ना हो तो आप इस पेपर में देख सकते हो, जहाँ पे इस बच्ची का DNA फैंग के
के डीएनए से 99.9 मिलता है, इसलिए आप इस बात का पता तो लगा ही सकते हो कि इन दोनों में से आपकी असली पोती कौन है। रिपोर्ट्स देखकर तो ग्रैंडपा और फैंग दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा इस बच्ची पे विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि फिर से इन दोनों बेवकूफों ने तुम्हें पैसा देकर सिखा पढ़ाकर यहाँ पे लाया है और इसलिए मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ। वो छोटी सी ये इन्हें समझाने और इन्हें फंसाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडपा तो इस बच्ची पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह देते हैं और इसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगते हैं। अब ये दोनों उस बच्ची को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे वो मैंग मैंग को अकेला देखते हैं वो दोनों फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फैंग भी यहाँ पे आ जाता है। फैंग को देखते हैं ये छोटी सी बेटी ड्रामा करना फिर से स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरा घर है, लेकिन मेरे परिवार वाले ही मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से तो जा ही रही हूँ, लेकिन तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो। अब ये देखकर मैंग मैंग भी ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम गिर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। यांग यांग उसे अपनी बातों में फंसाती है और फटे हुए एक फोटो को उसके बैग में डाल देती है और कहती है कि तुमने मेरी चीजों को चुरा लिया और उसे तोड़ दिया, इसमें मेरे पेरेंट्स की फोटो थी। ये देखकर फैंग उस तस्वीर को लेता है और तस्वीर को जैसे जोड़ता है उसमें वो अपनी पत्नी की फोटो देखता है, जिसे देखकर वो मैंग मैंग से कहता है कि क्या तुम इस तस्वीर को जोड़ सकती हो। मैंग मैंग मैसेज करती है और फिर वो उस तस्वीर को जोड़ देती है, जिसे जब फैंग देखता है तब उसे सारी बातें क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये जो पिक्चर होती है वो एआई पिक्चर होती है, जिसे फैंग बड़ी आसानी से पहचान लेता है और कहता है कि दोनों फिर से मेरे साथ ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर यांग यांग ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे परिवार वाले जब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तब मैं मर जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो जानबूझकर अपने आप को हार्म पर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। अब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, क्योंकि ये बच्ची कहने लगती है कि मैं इसी परिवार की हूँ और अगर आप सब मुझे इस घर से बाहर निकालते हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर इन दोनों को भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए ये ना चाहते हुए भी इस बच्ची को अपने घर में रखने के लिए डिसीजन लेने लगते हैं। लेकिन तभी मैंग मैंग अपने मैड का यूज करती है और कहती है कि मैं जब इस घर में पहली बार आई थी तब मैंने अपने मॉम को स्मेल किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मॉम कहीं ना कहीं इस घर में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं मॉम को यहाँ पे बुला देती हूँ ताकि हमें पता ही चल जाए कि आखिर असली कौन है। इतना कहने के बाद वो मैजिक से अपने और अपने डैड के हाथ में कट लगाती है, जिनमें से एक एक बूंद ब्लड बाहर निकलता है और फिर वो दोनों मिल जाता है। ये देखकर फैंग कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तब मैंग मैंग कहती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। अगर हम दोनों एक परिवार से नहीं हुए तो ये ब्लड रास्ता नहीं दिखाएगी, और अगर हम दोनों एक ही परिवार से होते हैं तो ये हमारे मॉम का रास्ता दिखाएगी कि हमारी मॉम इस समय कहाँ पे है। वो खून थोड़ी देर हवा में रहता है और इसके बाद वो फैंग के चेस्ट पे जाकर लग जाता है। ये देखकर मैंग मैंग कहती है कि डेड मॉम तो आपके पास ही है। इसके बाद फैंग वहाँ से एक जेड नेकलेस निकालता है, जिसके बारे में वो बताता है कि ये तुम्हारी मॉम का ही है, जिसे मैंने उसे दिया था। मैंने इसे उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसके मरने के बाद मैंने इसे उसकी याददाश्त में अपने पास ही रख लिया था। मैंग मैंग उस पर कुछ मैजिक करती है और उसके बाद वो जेड पेंटन दूर जाकर गिरता है और थोड़ी ही देर के अंदर उसमें से उसकी मॉम की आत्मा बाहर निकल जाती है। इसे देखकर तो सू और मैंग दोनों ही डर जाते हैं और उस छोटी से बच्चे को लेकर वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ जो बच्ची है वो नकली बच्ची है। इसमें फैंग की वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम हमारी बच्ची को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ये देखकर मैंग मैंग अपनी मॉम को समझाती है और कहती है कि नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड तो मुझे पहचान ही रहे थे, लेकिन वो दो गंदे पर्सन की वजह से डैड उलझ चुके थे, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इतना कहने के बाद वो अपने ग्रैंडपा को गले से लगा लेती है और सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। और इस ड्रामे का कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं है, तो प्लीज आप ऐसा कमेंट ना करें कि मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लाऊं। वैसे आपके अकॉर्डिंग मैं कौन सी और नई मैजिकल ड्रामा एक्सप्लेन करूं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।